करते हैं। कल हमने होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी। अभी नेक्स्ट हमारे पास 10.2 डेफिनेशन आ जाती है। इसमें लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ये वही डेफिनेशन है जो हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। जैसे वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो इसमें यह है कि कुछ फंक्शंस हैं, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन उसने बनाई हुई है यहाँ पे कि कोफिशिएंट्स में कुछ कांस्टेंट्स जब हमारे पास हो, इस तरह लिखने से ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाती है फंक्शंस की। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई है y1 y2 और इसी तरह से ym तक कुछ फंक्शंस हैं उनकी। और अब अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लिखा जाए और जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 ना हो, मतलब कोफिशिएंट्स 0 ना हो लेकिन इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लिखा जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं y1 y2 अप टू सो ऑन ym, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। और अगर इसी इसी इक्वेशन में ऐसा हो कि इसको हम 0 के इक्वल लिख तो लें लेकिन कोफिशिएंट्स भी 0 आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है, तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं फंक्शंस। y1 y2 y3 ये सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जो होती है हमारे पास होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है। और जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अभी दो कैटेगरीज होंगी। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है जी, y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इक्वल 0। तो ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव है तो हम इसको लिख लेंगे डी स्क्वेयर प्लस 2d। सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये y कॉमन आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। असल में ये जो d होता है, इस d का ये मतलब होता है कि ये d बाई डी एक्स होता है। तो जाहिर है कि अगर आप इस d को y पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स y का। इसको हम y प्राइम भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक नोटेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल 0। अब आप इसको किस फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या इसको हम कर सकते हैं जो भी आपको तरीका बेहतर लगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो d प्लस 1 स्क्वेयर हमारे पास आ रहा है और d प्लस 1 स्क्वेयर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये d प्लस 1 एंड d प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब है कि जो d के रूट्स आए हैं वो -1 एंड -1 आए हैं। अब जो -1 है ये रियल तो है, ये रियल नंबर है और 2 बार आया तो ये रिपीटेड है। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, ऑक्सिलियरी इक्वेशन के, उनकी कुछ हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे ये आंसर आया है, तो ये दो रियल नंबर्स आए हैं ना, -1 एंड -1, और ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ऑक्सिलियरी, या आप इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ द फॉर्म, ऐसा हो सकता है, पहले नंबर पे ऐसा हो सकता है कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे, जैसे ये हमारे पास आए थे। तीसरी कैटेगरी ये है, रूट्स कम्प्लेक्स होंगे। ठीक है। अब कम्प्लेक्स में दो बातें हैं, ये रिपीटेड भी हो सकते हैं और ये नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह रियल डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल रिपीटेड होते हैं, कम्प्लेक्स रिपीटेड भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं रूट्स की। अब आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे जो पहले नंबर पे बात ये है कि सॉल्यूशन में ठीक है, जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप नंबर ऑफ कांस्टेंट्स की तादाद आप कितनी यूज करेंगे। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख के देता हूँ, d³ y/dx³ +2d d² y/dx² +3dy/dx प्लस y इक्वल sin x। अब आप पहले नंबर पे ये अंदाजा लगाएंगे कि इस इक्वेशन का जो भी आंसर होगा उसमें कांस्टेंट्स कितने यूज होंगे। तो क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि वो 3 है, तो इसके सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट्स यूज होंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का यही प्रोसेस होगा। अब पहले नंबर पे आप ये देखें, ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है। ठीक है। तो यहाँ से हमें, क्योंकि ये जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो साइन एक्स है, मतलब 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का मैंने आपको बताया कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ये लिखा हुआ है, जो भी जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तब आपके पास ऑक्सिलियरी या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स की कुछ टाइप्स आ जाएंगी, जैसे रियल डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल रिपीटेड आते हैं और कम्प्लेक्स आते हैं। तो ये काम हमने स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले नंबर पे अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम हैंडल करें, हाउ टू हैंडल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह से आपने हैंडल करना है। ठीक है। तो आप मान लें कि आपके पास जो रूट्स है ना, हम इन तीनों कैटेगरीज को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। रियल डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, फिर रियल रिपीटेड ले लेते हैं, फिर कम्प्लेक्स रूट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम मान लेते हैं कि रियल रियल आए और रिपीटेड आ जाए, मतलब कि सॉरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मान लें कि डी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है 1 2 3 7, मतलब 4 रूट्स आ गए। तो इसमें आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है वो आपके पास आ जाएगा
पहला कांस्टेंट ई की पावर में ये पहला नंबर और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है, प्लस फिर दूसरा कांस्टेंट ई की पावर में ये दूसरा नंबर और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस ये तीसरा कांस्टेंट और फिर ये ई की पावर में आ जाएगा तीसरा नंबर और हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर फोर्थ कांस्टेंट एक्सपोनेंट में आ जाएगा ये लास्ट वाला नंबर और आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये तरीका होता है जनरल सॉल्यूशन लिखने का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का, जब आपके पास डी के कुछ रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाए, ठीक है। अगर आप मान लें कि आपके पास रियल और रिपीटेड रूट्स आए हैं तो आप कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे डी की कुछ वैल्यूज आपके पास आई हैं, जैसे आपके पास आ गया 3 3 4 4, ठीक है, 3 3 4 4 और 2 2, मतलब कि ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का ये तरीका है कि जो जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको आप पेयर्स की फॉर्म में लिख लें, जैसे 3 3 लिख लिए, 4 4 लिख लिए और 2 2 लिख लिए, ठीक है। अब इन 3 3 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं तो C1 प्लस C2 x लिख लेंगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। और फिर एक्सपोनेंट में हम 3 को एक बार लिखेंगे, साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। जो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे वही हमने यहाँ पे यूज करना है। तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं 4 4 पे। तो हम यहाँ पे प्लस लिख के, अब इस 4 4 के लिए जाहिर है कि ये तीसरा नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, तो तीसरे चौथे के लिए तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा और फिर ये चौथा कांस्टेंट आ जाएगा, साथ एक्स आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 4x। जी C1 के साथ कांस्टेंट नहीं लगता, सॉरी एक्स नहीं लगता। ये इसको लिखने की टेक्निक है, ये पोलिनोमियल असल में हम बनाना चाह रहे होते हैं। तो पोलिनोमियल का आगाज होता है, अगर दो कांस्टेंट हो तो पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, फिर प्लस आ जाएगा। पहले ये कर लेते हैं ना, फिर एक और बात बता देता हूँ। अब 2 2 है, तो 2 2 के लिए पहले नंबर पे ये देखें कि ये पांचवा नंबर है और ये सिक्स्थ नंबर है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर के लिए कांस्टेंट नंबर 5 प्लस कांस्टेंट नंबर 6 एक्स और फिर ई रेज टू पावर 2 और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप मान लें कि मिसाल के तौर पे डी की वैल्यूज आ गई हैं जी 2 2 2 2, 4 बार 2 आ गया, ठीक है, मतलब कि 2 4 टाइम्स रिपीट हो गया। तो इसका मतलब है कि 4 कांस्टेंट यूज होंगे। तो अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे x आ जाएगा, फिर प्लस C3। अब पोलिनोमियल इसका बनाना है तो ये x की पावर हो जाएगी 2। जैसे जैसे अब आप कांस्टेंट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे x की पावर भी बढ़ाते जाएंगे। पहले कांस्टेंट के साथ कोई भी x की पावर नहीं होती, दूसरे कांस्टेंट के साथ x की पावर 1 होती है, तीसरे कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर आ जाता है, कांस्टेंट नंबर 4 के साथ एक्स क्यूब आ जाता है, ठीक है। 4 कांस्टेंट हो गए क्योंकि ये 4 वैल्यूज थी 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे और ई रेज टू पावर 2x यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये रियल रिपीटेड है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेड प्लस डिस्टिंक्ट, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास जब आ जाए, ये मिक्स हो जाए, तब आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे डी के जो रूट्स आए हैं ना आपके पास, वो आ गया 1 1 2 2 4 8 7 7, मतलब कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रूट्स आ गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप पेयर्स को लैदा कर लें, 1 1 लैदा हो गया, 2 2 लैदा हो गया, 7 7 लैदा हो गया। उसके बाद 4 एंड 8 आप लास्ट पे लिख लें।
अब जो आपके पास पेयर्स बन गए हैं, जैसे ये पेयर है, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इसको आपने उसी तरीके से डील करना है। के वाई सी आ जाएगा C1 प्लस C2x। इस वन के लिए ई रेज टू पावर 1 टाइम x। ठीक है, ये पेयर कंप्लीट हो गया। फिर प्लस लिखेंगे। अब टू के लिए लिखेंगे जी C3 प्लस C4x। ठीक है, मिसाल के तौर पे टू और एक और टू आ जाता है इसके साथ, मतलब कि ये 3 टाइम्स है। तो फिर हम पता है क्या करेंगे, फिर हम इसको इस तरह से करेंगे कि C4x प्लस C5x स्केयर, क्योंकि टू जो है वो 3 बार आया है, तो यहाँ पे इस टू के लिए हम 3 कांस्टेंट यूज करेंगे, 1 2 एंड 3, और उसके बाद ई रेज टू पावर 2x लिखेंगे। अब 7 2 टाइम्स है, तो क्योंकि 5 कांस्टेंट यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 6 प्लस कांस्टेंट नंबर 7x आ जाएगा, और ई रेज टू पावर 7x। और फिर लास्ट पे जो रिपीट नहीं हुए उसके लिए C8 ई रेज टू पावर 4x प्लस, अब जो 8 है इसके लिए हम लिखेंगे C9 ई रेज टू पावर 8x। तो इस तरीके से हम इसको रियल रूट्स को डिस्कस करते हैं, रिपीटेड को और डिस्टिंक्ट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कम्प्लेक्स रूट्स। जैसे आ जाए मिसाल के तौर पे कम्प्लेक्स रूट्स के लिए आपके पास क्या होगा, आप मान लें कि आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम, ठीक है, प्लस आ जाएगा y प्राइम प्लस y इक्वल 0। ठीक है, आप मान लें कि आपके पास कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन है वो आ जाएगी डी स्क्वेयर प्लस, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डी आ गया, जब डेरिवेटिव नहीं होगा तो कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। ये आपके पास ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ गई। इस ऑक्सिलियरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्योंकि आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। करके देखिए, आपसे पेयर नहीं बनेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, मतलब के -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा आ गया। मतलब के आपके पास अब जो रूट्स आए हैं वो इस तरह से आए हैं कि एक -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 अयोटा, एक तो ये रूट है, और एक रूट है -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 अयोटा, एक दूसरा ये रूट है। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्योंकि देखे ना इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। तो अब कम्प्लेक्स रूट्स की एक ब्यूटी ये होगी कि हमेशा ये इस तरह से होंगे कि अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा इस फॉर्म में होंगे, मतलब कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, बाकी दोनों उसमें देखें रियल पार्ट भी सेम है इसमें, इमेजिनरी पार्ट भी सेम है, यहाँ पे सेम है, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो इस तरह के आंसर को डिस्कस करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा कि ई रेज टू पावर अल्फा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स या टी हो सकता है। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ये दो रूट्स हैं, तो ये आ जाएगा C1 cos बीटा। जरा 1 मिनट वेट करें।